ठीक है, देखिए टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड आयन का टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, इसको समझना है। देखिए ब्रोमाइड आयन जो है वो ग्रुप बी का मेंबर है, मतलब ग्रुप बी में आता है ये रेडिकल। ठीक है, तीनों हैलाइड आयन जो होते हैं वो ग्रुप बी में आते हैं। और ग्रुप बी का जो ग्रुप रीजेंट होता है वो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आपको गिवन सॉल्ट है उसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। और अगर उस सॉल्ट का एनायन ब्रोमाइड आयन है तो उसमें एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती है ना। और वो रेडिश ब्राउन कलर की गैस कौन सी होती है, ब्रोमीन, है ना। वो रेडिश ब्राउन कलर की जो गैस होती है वो ब्रोमीन गैस होती है, क्योंकि ब्रोमीन की जो वेपर्स होती हैं उनका कलर रेडिश ब्राउन होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन्स की वेपर्स बनती हैं, क्योंकि ब्रोमीन को हम लोग परमानेंट गैस नहीं बोल सकते हैं, है ना। गैसें हम लोग उन्हीं को कंसीडर करते हैं परमानेंट गैसें जो रूम टेम्परेचर पे गैस होते हैं। अब ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे तो गैस नहीं होती है, बट यहाँ पे वो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड करते हैं तो ये ब्रोमीन वेपर फेस में लिबरेट होती है। ठीक है, तो ब्रोमीन की जो वेपर्स होती हैं उन्हीं का कलर होता है रेडिश ब्राउन। अब इसके कुछ डायरेक्ट टेस्ट भी होते हैं। अच्छा, रेडिश ब्राउन कलर की एक गैस और होती है, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। बताइए कौन सी गैस होती है रेडिश ब्राउन कलर की एक्सेप्ट ब्रोमीन? NO2। NO2 होती है, गुड। तो NO2 भी एक ऐसी गैस होती है जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें कंफर्म तो नहीं होगा कि वो गैस ब्रोमीन ही है ना, या वो ब्रो आयन जो है ब्रोमाइड आयन है। हो सकता है कि वो नाइट्रेट आयन हो। नाइट्रेट आयन में भी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो भी NO2 गैस ही बनती है, और NO2 का कलर भी रेडिश ब्राउन होता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए फिर हमें कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट और करने होंगे, जिसमें सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर टेस्ट है वो कर सकते हैं। जैसे ब्रोमाइड आयन का सॉल्ट ले लेंगे, उसी का सेकंड सैंपल ले लेंगे, और उसमें MnO2 और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर अब की बार ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब अगर पहले तो आपने केवल सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो उससे रेडिश ब्राउन कलर की वेपर मिली। अब अगर हमने ये कंफर्म करना है कि रेडिश ब्राउन जो वेपर है वो ब्रोमीन की ही है या NO2 की है, इसे कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ब्रोमाइड आयन का एक नया सैंपल लेंगे और उसमें MnO2 और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर इस बार ऐड करेंगे। और MnO2 सभी को याद ही होगा कि MnO2 एक अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर आपने MnO2 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया तो एसिडिक मीडियम में Mn की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 2+ होती है, तो Mn यहाँ पर बेटा 4 में बैठा हुआ है और 4 से ये 2 में जाना चाहेगा, है ना। मतलब ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा एसिडिक मीडियम में, और जब ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जो सामने वाले को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। इसका मतलब बिहेवियर इसका यहाँ पे कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ब्रोमाइड आयन को ये ऑक्सीडाइज कर देगा Br2 में, मतलब अगेन फिर से ब्रोमीन की ही रेडिश ब्राउन वेपर फिर से मिलेंगी, है ना। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि वो ब्रोमाइड आयन ही है, नाइट्रेट आयन नहीं है। क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे आप ऐसे समझो कि यहाँ पे अगर नाइट्रेट आयन होता वो, तो नाइट्रेट आयन क्या ऑक्सीडाइज हो सकता था? नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, उसकी नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो अगर नाइट्रेट आयन कंटेनिंग सॉल्ट की रिएक्शन MnO2 सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना। और अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो NO2 की वेपर्स नहीं बनेगी। ठीक है, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि वो सॉल्ट जो है वो ब्रोमाइड आयन ही होगा, और जो वो वेपर है वो रेडिश ब्राउन वेपर जो होंगी वो ब्रोमीन की ही वेपर होंगी। ठीक है, बोलो क्लियर हो रही बात है सभी को? है ना भाई, कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है? यस सर। चलो अच्छा ठीक है, समझ में आना चाहिए सभी को।
अब देखो दूसरा जो इसमें केस है कि जो सेकेंड टेस्ट है उसमें क्या करते हैं, ब्रोमाइड आयन के सॉल्ट में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। और अगर इसमें ये भी काफी फेमस टेस्ट है, तो इसमें सिल्वर आयन और ब्रोमाइड आयन ये मिलके क्या बना देते हैं, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। और इसका येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, ब्राइट येलो टाइप का पीपीटी बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये जो ब्राइट येलो पीपीटी बनेगा वो सिल्वर ब्रोमाइड का ही बनता है। ठीक है, इसका कलर काफी ब्राइट होता है, मतलब ब्राइट येलो कलर होता है, ये काफी ब्राइटनेस होती है इसमें। ठीक है, तो और इसको फर्दर कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये जो ब्राइट येलो पीपीटी बन रहा है, इसको अगर अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग डिजोल्व कर दें, इसको हम लोग अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर दें, डिजोल्व कर दें, तो ये अमोनिया में इसका पीपीटी जो है, येलो कलर का जो पीपीटी है, ये डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होकर वो कॉम्प्लेक्स बना देता है AgNH3 होल ट्वाइस Br। ठीक है, ऐसे ही आपका AgCl भी एक कॉम्प्लेक्स बनाता था, याद है आपको? सिल्वर क्लोराइड का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता था, सिल्वर क्लोराइड का जो व्हाइट पीपीटी होता था, वो भी एक्वस अमोनियम में डिजोल्व करने पे सॉल्युबल हो जाता था, है ना? वहां पे भी ऐसा ही कॉम्प्लेक्स बनता था, है ना? वहां पे भी सिल्वर का डाई अमीन कॉम्प्लेक्स बनता था। ठीक है, तो ये टेस्ट आपका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी काफी फेमस है ना? ये कई बार आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। इसके बाद तीसरा टेस्ट, लेड सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को भी हम लोग लेकर करा सकते हैं। अगर हम लोग लेड सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को ऐड कर दें ब्रोमाइड आयन कंटेनिंग सॉल्ट में, तो यहाँ से आपको मिलेंगे लेड आयन और यहाँ से ब्रोमाइड आयन, तो ये बन जाएगा लेड ब्रोमाइड PbBr2। और उसका वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई देगा आपको। लेड का जो ब्रोमाइड का पीपीटी होता है, उसका कलर वाइट होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी होता है। मतलब इसके जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी बिग साइज के होते हैं। वो आपको विजिबल होंगे, देखने में आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाई देंगे छोटे छोटे पार्टिकल, क्रिस्टलाइन टाइप का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी जो होता है, ये इसका लेड डाइब्रोमाइड का बनता है। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना कि लेड का क्लोराइड का जो पीपीटी का कलर होता है वो व्हाइट होता है, और लेड के ब्रोमाइड का पीपीटी भी कलर क्या होता है, ये भी व्हाइट होता है। लेकिन लेड का जो आयोडाइड होता है, उसके पीपीटी का कलर क्या होता है? हाँ, क्या होता है? रेड होता है? वायलेट। नहीं, येलो होता है। ठीक है, लेड का क्लोराइड ब्रोमाइड दोनों का प्रेसिपिटेट का कलर व्हाइट होता है, लेकिन लेड आयोडाइड येलो होता है। ठीक है, PbI2 येलो होता है ना? ऐसे ही ये भी याद रखिएगा, सिल्वर का जो क्लोराइड होता है AgCl के प्रेसिपिटेट का कलर व्हाइट होता है, लेकिन AgBr और AgI इन येलो। दोनों के पीपीटी का कलर येलो ही होता है ना? हाँ, दोनों का येलो होता है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। AgBr का थोड़ा ब्राइटनेस होती है उसमें, मतलब ब्राइट येलो होता है वो। और AgI का डल येलो होता है, या उसको डीप येलो बोलते हैं, मतलब वो काफी डार्क येलो होता है। ठीक है, लेकिन कई बार वो येलो ही बोलेगा, तो उसमें हम लोग फिर येलो ही कंसीडर करेंगे उसको। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, AgBr थोड़ा ब्राइट येलो की कैटेगरी में आता है। तीसरा जो इसमें, चौथा जो टेस्ट है, इसमें ब्रोमाइड एंड कंटेनिंग सॉल्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और उसी में स्टार्च पेपर भी डिप कर देंगे। मतलब समझ में आ रहा है? देखो, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, इसमें ब्रोमाइड कंटेनिंग सॉल्ट लिया, और उसमें आपने पहले क्या ऐड किया, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। और साथ ही साथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से पहले ही आपने एक फिल्टर पेपर भी डिप करा दिया उसमें। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे ब्रोमाइड आयन कंटेनिंग सॉल्ट में,
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रोमाइड आयन कंटेनिंग सॉल्ट में जब भी हम लोग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है ब्रोमाइड आयन को, है ना। किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? ब्रोमीन की वेपर्स में। और अगर आपने उसमें स्टार्च पेपर भी डिप करा रखा है तो ये ब्रोमीन की जो वेपर है, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन एटम का साइज भी बड़ा ही होता है, बल्कि एटम होता है। दो ब्रोमीन और ज्यादा बल्कि हो जाएंगे। तो ब्रोमीन की जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बेटा स्टार्च की सरफेस पे क्या होते हैं? एडजॉर्ब हो जाते हैं। ये जो स्टार्च की सरफेस आप देख रहे हैं ना, स्टार्च पेपर की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ब्रोमीन का सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और जब ब्रोमीन के मॉलिक्यूल स्टार्च पेपर की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं तो वो अपना जो कलर है, वैसे तो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन टाइप का कलर होता है, लेकिन जब वो एडजॉर्ब होते हैं स्टार्च पेपर पे तो स्टार्च पेपर पे उसका कलर आपको ऑरेंज देखने को मिलेगा। मतलब स्टार्च पेपर में ऑरेंज कलर के स्पॉट डेवलप हो जाएंगे, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें आपको स्पॉट देखने को मिलेंगे, इस तरह के कुछ स्पॉट डेवलप हो जाएंगे ऑरेंज कलर के, ठीक है। तो ये भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट में ही काउंट किया जाता है कि ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन कंटेनिंग सॉल्ट में आप जब भी सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और स्टार्च पेपर भी डिप करा देंगे तो स्टार्च पेपर की सरफेस पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? एडजॉर्प्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? एडजॉर्प्शन। और जब ब्रोमीन के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे तो वो अपना रेडिश ब्राउन कलर जब उस स्टार्च पेपर के ऊपर देंगे तो उस पे जो स्पॉट डेवलप होते हैं वो ऑरेंज कलर के स्पॉट डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। बोलो भाई। तो ये जितने भी टेस्ट हैं ये सारे टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से कोई भी टेस्ट आपको एग्जाम में दे के वो पूछ सकता है, मतलब आपसे क्वेश्चन में वो आइडेंटिफाई करा सकता है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से और आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन में 14 देखिए। 14 क्या कर रहा है? रेडिश ब्राउन गैस इज ऑब्टेन व्हेन द फॉलोइंग आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ भाई क्या होना चाहिए? BR रेडिश ब्राउन गैस, हाँ कौन सा? BR माइनस। Br माइनस है। ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन कंटेनिंग सॉल्ट में अगर आप ऐड कर रहे हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस किया कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ब्रोमाइड आयन को वो क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वेपर्स बनेगी रेडिश ब्राउन कलर की वो Br2 की होंगी, ठीक है। तो ए आंसर तो है। अच्छा ये बताओ कि आंसर ये नाइट्रेट नहीं होना चाहिए इसमें। सो +5 ऑलरेडी है तो और किस जा ही नहीं सकता। सर वो ग्रुप +5 में पहले ही थे हैं, इसलिए नहीं देगा। अच्छा तो ये बताओ NO2 माइनस नहीं होगा? नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन कंटेनिंग अगर सॉल्ट है और आप सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हो तो सर वो ग्रुप ए का है। अच्छा बताओ, ठीक है। देखो आपको इतना बिल्कुल सही कह रहे हो कि ग्रुप ए का, लेकिन देखो आपको थोड़ा सा लॉजिक भी समझ में आना चाहिए कि नाइट्राइट आयन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो देखो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का डुअल एक्शन होता है, मतलब इसके अंदर डुअल बिहेवियर है। ये एक एसिड तो है ही, है ना, समझना मेरी बात समझिएगा आप लोग। ये एक एसिड तो है ही, साथ ही साथ उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है ना। तो आपका कहना है कि सर ये ग्रुप ए का है इसलिए कोई टेस्ट नहीं देगा, लेकिन एक कि अगर ये ग्रुप ए का है, ठीक है, माना मेरी आपकी बात मान ली मैंने,
तो ये एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड की तरह बिहेव तो करेगा ही करेगा, हाँ, मतलब ये अपने H+ आयन तो सप्लाई करेगा ही, और इसके NO2 माइनस और इसके H+ आयन मिलके HNO2 तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब जब HNO2 बनेगा तो HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको ऑक्सीडाइज भी तो करेगा। बोलो भाई। और अगर ये HNO2 को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसमें क्या बनता है पता है आपको, ये आपका HNO2 एक बार जाएगा 5 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब HNO3 में जाएगा, और एक ये गैस रिलीज करेगा NO2। ठीक है, गैस कौन सी बनेगी, NO2 इसमें बनेगी। अच्छा, आपको लगेगा सर NO2 कैसे बनेगा, तो देखो उसका रीजन है कि HNO3 जो होता है, अगर ये कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो ये नाइट्रोजन अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में, तो एक बार ऑक्सीडाइज होगा, एक बार रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होकर HNO3 बनाएगा, रिड्यूस होकर NO बनाएगा। NO गैस वैसे कलरलेस होती है, लेकिन जैसे ही ये निकलना शुरू होगी तो ये एयर के कांटेक्ट में आते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, NO2 में, और NO2 की वेपर्स का कलर क्या होता है, NO2 की वेपर्स का कलर रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, बोलो भाई। तो इसमें भी तो बन जाएगा NO2, NO2 का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, आ रही बात समझ में, आ रही कि नहीं आ रही, है ना, हाँ, तो ये दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, ए भी है बी भी है, ठीक है। चलो अच्छा, एक ये वाला बताओ भाई, NaCl की रिएक्शन करा रहे हैं सॉलिड K2Cr2 7, और फिर इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, X बन रहा है। X के बारे में कह रहा है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स है ये, और पूछ रहा हाउ मेनी एक्सियल डी ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ X, तो वो जो X कंपाउंड बन रहा है ना, उसमें कितने एक्सियल डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, ये पूछ रहा है। मतलब काफी वो, पहले तो आपको X पहचानना पड़ेगा, और फिर X का हाइब्रिडाइजेशन में बताने पड़ेंगे कि एक्सियल डी ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व हैं। बताओ भाई, पहले X पहचानो, X क्या है। ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़ा था, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। CrO2Cl2। हाँ, तो X जो है आपका वो CrO2Cl2 है ना। देखो NaCl से क्लोराइड आयन मिलेंगे हमें, और क्लोराइड कंटेनिंग जो सॉल्ट होते हैं, एल्कली मेटल के तो सारे ही क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव दे देते हैं। तो इनमें जब K2Cr2 7 ऐड करेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो इसमें बनता है कंपाउंड CrO2Cl2। इसकी वेपर्स वैसे तो रेडिश ऑरेंज वेपर्स होती हैं, है ना, लेकिन कई जगह रेडिश ब्राउन भी इनको लिखा जाता है ना, रेडिश ऑरेंज, रेडिश ब्राउन, डीप रेड भी बोला जाता है। तो ये सब नाम इसी के वेपर्स के अलग अलग तरीकों से लिखे हुए मिलेंगे आपको। तो ये CrO2Cl2 बन रहा है। अब इसमें वो पूछ रहा है इसमें हाइब्रिडेशन, अच्छा बताओ इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, CrO2Cl2 में हाइब्रिडेशन बताइए क्या आना चाहिए। ये इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, अब बताओ चलो, CrO2Cl2 में क्रोमियम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। अच्छे, इतने आंसर दिया है sp3।
बोलो भाई, sp3 आएगा। sp3d2 sp3d2 आएगा। रिद्धि sp3d। अरे भाई तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। पहले देखो समझो, नहीं तो दो चार ऑप्शन तुम लोग और दे दोगे। ये तीनों आंसर गलत हैं। ना तो sp3 है, ना sp3d2 है, ना sp3d है। इसका हाइब्रिडेशन आएगा d3s। इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? d3s। अब कहोगे सर ये कहाँ से आ गया भाई? अरे भैया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ा है, ये आप नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्रोमियम का जो क्रोमिल क्लोराइड है, ये ऑक्साइडो कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। ये ऑक्साइडो कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये भी तुम लोग को शायद मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की थ्योरी में पढ़ाया था कि जितने भी ऑक्साइडो हैलाइडो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कई बार उनमें स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर नहीं दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने केमनो 4 देखा होगा, केमनो 4। तो केमनो 4 में कभी ऐसा आपने रेयरली देखा होगा कि यहाँ ब्रैकेट बना होगा, जबकि ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है ना। K2Cr2O7, आप K2Cr2O7 को ही अगर ध्यान से समझो तो ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ये ऑक्साइडो कॉम्प्लेक्स है ना। तो ऑक्साइडो और हैलाइडो कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट लगाना कोई कंपल्सन नहीं होता है, कई बार स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह के आ सकते हैं। sp3 भी आ सकता है, और dsp2 भी आ सकता है, और एक तीसरी पॉसिबिलिटी d3s भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसको d3s, है ना। अब इसका रीजन आप लोग समझा दो मुझे कि भाई d3s क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको। आंसर मैंने आपको बता दिया है, इसमें हाइब्रिडेशन d3s आता है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है यहाँ पे? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर देखो 6 है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग कैसे करते हैं हाइब्रिडेशन, कैसे निकालते हैं? पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्रोमियम का आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 4s1 3d। क्रोमियम एक्सेप्शनल केस होता है कि नहीं होता है? न्यूट्रल कंडीशन में 4s1 3d5। अब क्रोमियम 6 का जरा करो, कितना आएगा +6 का? तो सारे ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? वैलेंस शेल में देखो, यस सर। 4s का एक यस इलेक्ट्रॉन सर। भी चला जाएगा और 3d के 5 भी चले जाएंगे। तो इसमें 4s0 3d5, ठीक है। इसका मतलब इसका d ऑर्बिटल तो खाली, 3d0 सॉरी, है ना। d ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली हो गया इसका। और याद करो, जब भी किसी ऑर्बिटल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में d ऑर्बिटल अगर खाली हो जाएगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा भाई? ऊपर के इसमें तो सारे डब्बे खाली हैं, ये भी खाली, ये भी खाली, है ना। मतलब इसका T2g भी खाली और EG भी खाली है। T2g भी खाली हो गया, EG भी खाली हो गया। और इससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी बस 4s की होती है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो केवल 4 ऑर्बिटल ही तो रिक्वायर्ड है हाइब्रिडाइजेशन यस के सर। लिए। 4 वैकेंट ऑर्बिटल ही तो रिक्वायर्ड है, और जिनकी एनर्जी आसपास लाई कर रही है वो आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे।
तो 4s के नियरेस्ट एनर्जी तो 3T2G की ही होगी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के केस में, है ना, टेट्राहाइड्रल है ना कॉम्प्लेक्स, तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, D3S हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये तुम कुछ मैंने बोले थे, तुम लोग ने याद हो सकता है तुम लोग की मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत जल्दी आते हो तुम लोग। ये कुछ आयन मैंने लिखवाए थे कि इनको याद कर लेना, इनमें कभी पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन तो आंख बंद करके D3S बोल देना। ठीक है, ये जितने भी एग्जांपल हैं इनमें सब में D3S आता। ठीक है, इनको याद कर लो यार। देखो केमिस्ट्री में याद तो करना ही पड़ेगा यार, कुछ चीजें हैं तुम सोचोगे हमें याद भी ना करना पड़े और हम हीरो भी बन जाएं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। इनऑर्गेनिक में थोड़ा तो कोई याद करना पड़ेगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक ऐसी चीज है उसमें कुछ चीजें याद पहले होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन बाद में। आप सोचने लगो हर चीज को हम ऐसे एक्सप्लेन कर दे तो जगह हर नहीं हो सकता है, कई चीजें याद होंगी, पहले याद होना चाहिए, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन बाद में पता होना चाहिए, है ना, कि ये होता है तो होता है, अब क्यों होता है वो बाद में आता है। अब तुम लोग यही नहीं याद रखो क्या होता है, क्यों तो दूर की बात हो गई फिर। तो ये ध्यान रखना भाई, इनके D3S होते हैं सबके आंसर। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें पूछ रहा है कितने एक्सियल d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। तो एक्सियल d ऑर्बिटल कौन से होते हैं, एक्सियल d ऑर्बिटल बता भैया कौन से होते हैं। सर dx² माइनस वाई। स्क्वायर नहीं है, 0 है। हाँ, तो अब इसमें D3S में जो ये 3 d ऑर्बिटल है ना, ये तो सब नॉन एक्सियल वाले हैं, है ना। T2G में ये तीनों ऑर्बिटल कौन से होते हैं, एक dxy होता है, एक dyz होता है, एक dzx होता है, वो EG में होते हैं स्क्वायर वाले, एक्सियल वाले। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल वाला कोई भी इन्वॉल्व ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 0, 0। है ना, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आंसर 0 हो जाएगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है वो। चलो अच्छा ये बता दो भाई, ये तो तुम लोग बता ही दोगे। NaCl सॉलिड का रिएक्शन MnO2 सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं, गैस X बन रहा है। K2Cr2 कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड करा रहे हैं, गैस Y बन रहा है। फिर कह रहा है A क्या है, डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन द प्रोडक्ट X एंड Y। B है टोटल नंबर ऑफ एटम इन X एंड Y। C है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन X। तो ये तो तभी पहले पहले तो हम लोग ये बताएं कि X और Y क्या है, ये तो बातें बात की है ना। बताओ भाई X क्या होगा इसमें, Cl2 XCl2 होगा, बहुत बढ़िया। Cl2 में क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई। Y क्या लिख दें, Cr2 ये CrO2Cl2 हो गया, बहुत बढ़िया। इसमें क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गए। अब पहले ए की वैल्यू कह रहा है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन प्रोडक्ट X एंड Y। हाँ, तो ए की वैल्यू 6 माइनस 0 तो 6 हो गया। सर क्लोरीन की है तो सर 2 होगा। क्लोरीन क्या है, अच्छा क्लोरीन के लिए तो रुक जाओ, क्लोरीन -1 में बैठा हुआ है। क्लोरीन -1 में बैठा हुआ है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस -1। ऐसा X की पहले लेना, Y की बाद में लेना है, तो 1 आ रहा है, ओवरऑल 1 आ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो इसमें तो 2 ही एटम है, इसमें 5 है, तो टोटल 7 हो जाएंगे, है ना। और C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन X में लोन पेयर पूछ रहा है वो। एक क्लोरीन एक हेलोजन पे 3 लोन पेयर होते हैं भाई, 2 क्लोरीन पे 6 हो जाएंगे। तो 16। अब हाँ, इन तीनों का सम कर दो भाई,
अच्छा, so 6 हो। हाँ, इन तीनों का सम करो तो 6 + 7 + 1, तो 7 + 7 कितना हो गया? 14 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 14। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मजा ना Yes. आए पैसे वापस। समझ में आ रहा है? चलो भाई आगे Yes. बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आयोडाइड में आते हैं। चलो, आयोडाइड में बोलते हैं कि आयोडाइड आयन कंटेनिंग अगर सॉल्ट है और आपने क्या ऐड कर दिया? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो भैया ये क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। जब इसने ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया तो आयोडाइड कौन सी बड़ी बात है ना। आयोडाइड तो और आसानी से ऑक्सीडाइज है, और आयोडाइज ऑक्सीडाइज होके आयोडीन वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोडीन वेपर का कलर क्या होता है? वायलेट। तो वायलेट कलर की वेपर्स बनती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लिए I2 वेपर्स। आयोडीन की क्या बनेगी? वायलेट कलर की वेपर्स। ठीक है, फिर हम लोग को ये कंफर्म करना होगा कि यार ये वायलेट वेपर आयोडीन की है कि किसी और की है ना। क्योंकि ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना कि आयोडीन वायलेट वेपर किसी और दूसरे कंपाउंड की होती ही नहीं है। तो उसको कैसे कंफर्म करेंगे? तो उसके लिए फर्दर हमें करने होंगे कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, आयोडाइड आयन कंटेनिंग जो सॉल्ट है उसमें MnO2 + सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। फिर से वही कहानी रिपीट हो जाएगी कि MnO2 आपका +4 में बैठा है, एसिडिक मीडियम में वो जाने के लिए तड़प रहा है। किस में जाने के लिए? 2 में जाने के लिए। तो बेटा खुद तो वो रिड्यूस होना चाह रहा है, और जब वो खुद रिड्यूस होगा तो सामने वालों को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो भैया इसका मतलब ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा। तो MnO2 और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पे भी अगर आयोडीन की वेपर्स बनने लगे तो समझ जाना कि वो 100% क्या है? आयोडाइड की वेपर्स ही है। ठीक है, तो अगेन फिर से यहाँ पे आयोडीन की वेपर मिलेंगे। लेकिन और भी तरीकों से कंफर्मेटरी टेस्ट कराए जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये भी है कि आयोडाइड एंड कंटेनिंग सॉल्ट में अगर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड कर दो तो इसके सिल्वर आयन और उसके आयोडाइड आयन ये मिलके क्या बना देंगे? AgI, है ना, सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनता है बेटा, उसका कलर जो होता है ये डीप येलो होता है ना। देखो, ये आपको थोड़ा सा मैंने दिखाने का प्रयास किया हुआ है कि ये आपकी टेस्ट ट्यूब है ना, और ये बन रहा है AgI, और काफी डीप येलो वो दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, और ये डीप येलो कलर AgI का ही है, ये कैसे कंफर्म करेंगे? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सिल्वर के ब्रोमाइड का PPT का भी कलर येलो ही था, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो सिल्वर ब्रोमाइड का येलो है कि PPT है कि सिल्वर आयोडाइड का है? हाँ, तो उसको अमोनिया में डिजोल्व करके हम लोग उसका सॉल्युबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं, और बोलते हैं कि AgI का जो डीप येलो PPT होता है ये अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है। जबकि ऊपर अगर देखो ध्यान से, ऊपर ब्रोमाइड आयन वाला केस देखो, उसमें जब AgBr बन रहा था, देखो AgBr जो बन रहा है, इसका जो येलो PPT है ये अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में क्या था? सॉल्युबल था। ठीक है, AgBr का येलो PPT अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में देखो सॉल्युबल हो गया था, कॉम्प्लेक्स उसने बना लिया था AgNH3 लेकिन AgBr का जो येलो PPT होता है ये अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बहुत अनस्टेबल बनता है, और उसमें बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट रहती है, मतलब कॉम्प्लेक्स बनते ही वापस कन्वर्ट हो जाता है ना। इसलिए वो सॉल्युबल ही नहीं हो पाता है, इनसॉल्युबल फेस में ही रहेगा वो। तो ये एक इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस तरीके से एजी सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड के येलो PPT को सिल्वर अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करके पता लगा सकते हैं कि वो AgBr का येलो PPT है कि AgI का येलो PPT है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तीसरा टेस्ट है कि आयोडाइड कंटेनिंग सॉल्ट को लेड सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे।
तो इसके लेड आयन और इसके आयोडाइड आयन मिलके क्या बना देंगे, PbI2, लेड डाई आयोडाइड। और लेड डाई आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट होता है वो गोल्डन येलो होता है, ठीक है। लेड का क्लोराइड और लेड का ब्रोमाइड व्हाइट होते हैं, लेकिन लेड का आयोडाइड के पीपीटी का कलर क्या होता है, येलो होता है ना। ये इसको गोल्डन येलो थ्योरी में मतलब इसका कलर येलो में गोल्डन येलो टाइप का होता है, ठीक है। और लास्ट में स्टार्च पेपर वाला टेस्ट भी कर सकते हैं कि आयोडाइड एंड कंटेनिंग सॉल्ट को सिल्वर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं और इसमें स्टार्च पेपर डिप करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो आयोडीन की वेपर बनेगी, और वो आयोडीन की वेपर जो होंगी वो काफी, आयोडीन तो भैया ब्रोमीन से भी ज्यादा बल्की होता है, तो आयोडीन की जो वेपर होती हैं वो स्टार्च के पेपर के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन, ठीक है। और एडजॉर्प्शन की वजह से ये क्या करते हैं, आयोडीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो डीप ब्लू ब्लैक कलर के स्पॉट डेवलप कर देते हैं, ठीक है। डीप ब्लू ब्लैक स्पॉट डेवलप, इसमें डीप ब्लू ब्लैक करके स्पॉट डेवलप हो जाएंगे स्टार्च पेपर की सरफेस पे, डीप ब्लू ब्लैक कलर के स्पॉट यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह के। तो अगर इस तरह के डीप ब्लू ब्लैक कलर के स्पॉट डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं तो उससे पता जाता है कि हाँ वो आयोडीन ही होगा, क्योंकि आयोडीन का जब भी एडजॉर्प्शन होगा स्टार्च पेपर पे तो उसका जो कलर दिखता है, जो स्पॉट डेवलप होते हैं जहां जहाँ पे वो आयोडीन के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे वहां पे वो डीप ब्लू ब्लैक कलर के स्पॉट डेवलप हो जाएंगे, जबकि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल ऑरेंज कलर का स्पॉट डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, हैलाइड आयन तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन में से, कि वाई ब्रोमाइड आयन आयोडाइड आयन डू नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिव क्लोरीन क्लोराइड टेस्ट। ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन जो होते हैं ये पॉजिटिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्यों नहीं देते हैं, है ना। क्लोराइड आयन तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देता है, लेकिन बोलते हैं कि ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन जो है ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं। तो उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जब जैसे इसमें हम लोग ऐड करते हैं K2Cr2 7, है ना, K2Cr2 7 प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्लोराइड आयन तो बना देता है CrO2Cl2, ठीक है ना। लेकिन अगर ब्रोमाइड आयन होगा तो वो क्या बनाना चाहिए इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसको बनाना चाहिए CrO2Br2 क्रोमिल ब्रोमाइड, या आयोडीन को बनाना चाहिए CrO2I2। और ये जो क्रोमिल ब्रोमाइड और क्रोमिल आयोडाइड है ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, ये दोनों रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं, है ना। मतलब बनते ही डिकम्पोज होकर, ये डिकम्पोज होके Br2 वेपर दे देता है और ये डिकम्पोज होके I2 वेपर दे देता है, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन क्यों नहीं दे पाते हैं सक्सेसफुली, तो आपको सीधे बोल देना है कि जो क्रोमिल ब्रोमाइड और क्रोमिल आयोडाइड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे थर्मली अनस्टेबल होते हैं, बनते ही वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कभी आपसे मान लो रिएक्शन भी पूछी जाए कि ब्रोमाइड आयन प्लस K2Cr2 7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें आप लोग ये कभी मत बना देना CrO2Br2, है ना, क्योंकि ये बनते ही बहुत अनस्टेबल होता है ये कंपाउंड क्रोमिल ब्रोमाइड, बनते ही वो डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होके ब्रोमीन की वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें ब्रोमीन वेपर्स होंगी। ऐसे I- के केस में आयोडीन की वेपर्स होंगी, है ना। लेकिन क्लोराइड आयन के केस में वो क्रोमिल क्लोराइड जो होता है ये स्टेबल होता है, इसलिए इसकी हमें डीप रेड वेपर्स, डीप रेड ऑरेंज कलर की वेपर बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। बोलो, क्लियर हो रही बात। यस तो ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। अब इसमें टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन,
नाइट्रेट आयन का जो टेस्ट है उसको भी समझ लेते हैं। तो नाइट्रेट आयन के सॉल्ट में अगर हम लोग ऐड कर दें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, अगर हम लोग क्या ऐड कर दें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें भी रेडिश ब्राउन कलर की वेपर्स बनती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। अच्छा, आपको लगेगा कि सर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कैसे दे रहा है रेडिश ब्राउन कलर की वेपर, बोलो भाई, ये कैसे दे रहा होगा? है ना, नाइट्रोजन कुछ NO2 पहले के से ट्रेसेस भी ही, होते हैं। हाँ, इसमें फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का आप लोगों ने नाम सुना है? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, यस सर। है ना। इसमें वैसे लॉजिक कोई लगाएगा तो वो लॉजिक के अकॉर्डिंग तो बोलेगा कि कोई रिएक्शन ही नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें क्योंकि नाइट्रोजन पहले से ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे बैठा हुआ है +5, ठीक है। तो अगर +5 में बैठा है वो, ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये तो इसको ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा, और जब ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा तो ये केवल एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये केवल एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये केवल H+ आयन देगा, और H+ आयन मिलके वो क्या बनाएगा HNO3, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाउट HNO3 बनता है, लेकिन HNO3 के कुछ मोल HNO3 के कुछ मोल डिकम्पोज होके NO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है। आप अगर इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है, और नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर दोनों में हम लोग कुछ कंपैरिजन करें, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है सल्फ्यूरिक एसिड की, लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी ज्यादा है। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा, इसका एसआरपी वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड में जाता है तो ये रिएक्शन थोड़ी सी एक्सोथर्मिक नेचर की भी होती है, इसमें काफी ज्यादा हीट भी लिबरेट होती है, और उस हीट के निकलने की वजह से HNO3 के कुछ मॉलिक्यूल डिकम्पोज होके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं NO2 में। तो HNO3 तो बनेगा ही, साथ में NO2 की वेपर्स भी बनने लगती हैं इसमें, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर किया था, ये अभी मुझे ध्यान आया, अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ये ऊपर, ये देखो MCQ था ये क्वेश्चन, और इसमें एक ऑप्शन में नाइट्रेट आयन भी पड़ा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा था कि रेडिश ब्राउन गैस किसमें बनेगी, तो हम लोगों ने ये दो आंसर तो बोल दिए थे, लेकिन इसमें आंसर सी भी सही है, क्योंकि नाइट्रेट आयन कंटेनिंग सॉल्ट, उस समय मैंने बताई नहीं थी बात, क्योंकि ये फिर आपको समझाना पड़ता बहुत सारा। तो नाइट्रेट आयन कंटेनिंग सॉल्ट में भी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ऐड करेंगे तो उसमें फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बनने लगता है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में कुछ वेपर्स NO2 और कुछ वेपर N2O5 की भी होती है ना। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ N2O5 और NO2 की वेपर्स बनती हैं। N2O5 का तो कलर नहीं होता है कुछ, लेकिन NO2 का कलर रेडिश ब्राउन होता है, वही हमें थोड़ा सा निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें NO2 बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। अब इसमें कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है, कैसे कंफर्म करें कि नाइट्रेट, क्योंकि रेडिश ब्राउन जब वेपर जब भी बनती तो वहां पे डाउट तो रहता ही है कि वो वेपर ब्रोमीन की भी हो सकती है। तो नाइट्रेट आयन का अपना एक कंफर्मेटिव टेस्ट किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ये नाइट्रेट आयन का स्पेसिफिक कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रेट आयन लेते हैं और उसमें फेरस सल्फेट का ताजा ताजा सॉल्यूशन मिलाते हैं। ताजा मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, 1-2 दिन पुराना चलेगा लेकिन महीनों पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो ऐड करते हैं
और थोड़ा सा उसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं। हाँ, ये टेस्ट कराने के लिए हम लोग टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं और उसकी वॉल के साइड के सहारे धीरे धीरे ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड केयरफुली ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो दोनों के जंक्शन में, लिक्विड के जो जंक्शन बनेंगे वहां पर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ये क्योंकि टेस्ट नाइट्राइट आयन भी दे देते थे पॉजिटिव, है ना। क्या फॉर्मूला होता है ब्राउन रिंग का, बताओ भाई। FeH2 whole 5 NO. SO4 FeS2 होल SO4 5 NO। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कॉम्प्लेक्स आप लोग को याद है, सभी को याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। और इस कॉम्प्लेक्स की कुछ खास बातें हैं जो जेई वाले बहुत ज्यादा पूछते हैं। इसमें आयरन +1 में बैठा हुआ है, और आयरन भी +1 में और NO भी +1 में, ये याद रखिएगा आप लोग। आयरन भी +1 ऑक्सीडेशन नंबर में, उसका जो लीगेंड NO है वो भी +1 में, दोनों ही +1 में होते हैं। तो इसमें जो याद रखने वाली बातें वो मैंने लिख दी हैं सारी। जैसे पहला है कि इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +1। इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। दूसरा है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई पूछे तो वो आएगा 3d7। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि सर ये कैसे हो रहा है भाई, है ना। क्योंकि अगर आप, हो सकता है कि नॉर्मल वैसे करो तो आंसर आप कुछ और दे बैठोगे। 4s2 3d6 आयरन का न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है, 4s2 3d6। अब आयरन +1 में आ रहा है यहाँ पे, तो आप कहोगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये वाला सही होना चाहिए, 4s1 3d6, और आप कह रहे हैं 3d7, है ना। आपको लग रहा हो ये गलत है, सर गलत पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो फिर से बात है कि यार ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कहानियां अजीब होती हैं भाई। वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा ये कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो ना, 5 और 6, है ना। 5 और 1 लीगेंड, ये 5 वाटर 1 NO, टोटल 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर किसी कंपाउंड का होता है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो उसमें T2g ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है और Eg की बढ़ जाती है ना। अब आपको इसमें d सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं भैया। तो 1 2 3 4 5 6 फिल कर दिया, और एक 4s ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन, एक 4s में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यार 5 इसमें देखो तो वीक फील्ड लिगेंड है, एक इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसमें याद करो हम लोग क्या करते थे, पेयरिंग करते थे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते थे। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे सर हम पेयरिंग कराएं कि ना कराएं। अगर आप पेयरिंग नहीं कराएंगे तो इसका यही वाला कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाएगा, लेकिन अगर पेयरिंग हो गई तो फिर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगा, बोलो। Yes. ठीक है। तो इसका जब मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाया था तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एक टिपिकल एक्सेप्शनल केस में मैंने आपको करा दिया था, क्योंकि इसमें पार्शियल टाइप की पेयरिंग होती है। इसमें इट इज ए केस ऑफ पार्शियल पेयरिंग, ठीक है। ये शायद मैंने तुम लोग को बताया भी था कि इस कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली, जब इसको मेजर किया जाता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट आता है 3.9 3.89 समथिंग आता है बोर्स मैग्नेटॉन। और अगर 3.9 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके d ऑर्बिटल में, 3 अनपेड होंगे होंगे अगर इसके एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से बोले तो इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस समय कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये इस स्टेट पे तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर इस स्टेट में रहेगा तो उसका म्यू इतना आना चाहिए एक्सपेरिमेंटली 5.9, जबकि आ कितना रहा 3.9।
तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं 4s वाला वो पेयर्ड हो जाता है, पार्शियल टाइप की पेयरिंग होती है, ये वाला बेटा पेयर अप हो जाएगा। और अगर ये पेयर अप हो गया तो अब देखो एक्साइटेड स्टेट में देखो भाई कितने अनपेयर्ड हो गए, 3 अनपेयर्ड हो गए, है ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे सीएफटी, कोई पूछे सीएफटी के बेसिस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो सीएफटी के बेसिस में T2G5 EG2। लेकिन अगर नॉर्मली बोला जाए तो पूरा जैसे वीबीटी में तो हम लोग पूरा मिला जुला के बात करते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान मिला के बात करते हैं वहां पे, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान अलग अलग बात नहीं करते हैं। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग तो पूरा मिला के देखें तो 3D7 ही तो है ये। यस ठीक है। तो कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 3D7 होता है, तो वो इस हिसाब से 3D7 वो लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी लिखा जाएगा तो हम लोग उसको सही बोलना पड़ेगा उसको, या सीएफटी के हिसाब से बोला जाए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये वाला सही हो जाएगा, T2G5 EG, है ना। मतलब ये दोनों ही सही है, ये वाला वीबीटी के बेसिस पे है, ये लिख लो एज पर वीबीटी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। हाँ, एनओ की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1 होती है, मैंने बता दिया आपको। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपको याद ही रखना है, 3.9 होता है, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई पूछे इस पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2, क्योंकि ये जो ऊपर वाले जो दो डी ऑर्बिटल है बेटा, ये मुन्ना भाई खाली नहीं हो रहे हैं, मतलब ये ऑर्बिटल देखो वैकेंट नहीं हो रहे हैं, और जब ये ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होंगे तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, तो इसमें वैलेंस शेल के डी ऑर्बिटल फिर पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा बेटा sp3d2। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये। और ब्राउन रिंग इसमें ये भी पूछा था कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसका जो ब्राउन कलर होता है वो किस थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। तो हम लोग ने 2 तरह की थ्योरीज पढ़ी थी, डीडी ट्रांजिशन थ्योरी और चार्ज ट्रांसफर थ्योरी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की थ्योरी में, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ब्राउन कलर जो इसका होता है वो चार्ज ट्रांसफर थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। चार्ज ट्रांसफर बोलती है कि ये जो एनो लिगेंड है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होता है, वो अपना एक ऑड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है आयरन के वैलेंस शेल में, और जैसे ही वो ट्रांसफर करता है इसी वजह से उसकी आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 से किस में कन्वर्ट हो जाती है, 1 में, और एनओ जो होता है वो NO+ में कन्वर्ट हो जाता है ना। तभी ये है ना, तभी ये एक्सप्लेन हो पाता है, और इसे बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर थ्योरी, है ना, कि लीगेंड अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होता है सेंट्रल एटम की डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये भी ध्यान ही रखना, कभी ये पूछ लिया जाएगी ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का ब्राउन कलर किस थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की किस थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, तो वो बेटा आपका चार्ज ट्रांसफर थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। यस तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अपने आप में मतलब मिस्टीरियस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीजें रहस्य छुपे हुए हैं इसमें, तो ये सब हम लोग को पता होने चाहिए। अब अगला जो एक टेस्ट है ब्लू रिंग टेस्ट, जैसे एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है ऐसे ही एक ब्लू रिंग टेस्ट भी होता है, और ये भी नाइट्रेट आयन का ही कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ब्लू रिंग टेस्ट इसको बोलते हैं। ये ब्लू रिंग टेस्ट क्या होता है समझ लीजिए इसको भी। इस ये कैसे कराते हैं, देखो अगर कोई नाइट्रेट आयन कंटेनिंग सॉल्ट है उसमें आप डीपीए ऐड कर दिए, डीपीए, डीपीए का फुल फॉर्म है डाइफेनिल एनिलीन, डीपीए का फुल फॉर्म क्या है, डाइफेनिल एनिलीन, और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि दोनों लिक्विड के जंक्शन में ब्लू कलर की रिंग बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ब्लू कलर की रिंग जो बनती है, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ये ब्लू रिंग जो होती है
ये बनता है टेट्राफेनिल हाइड्रोजीन। इस कंपाउंड का नाम है टेट्राफेनिल हाइड्रोजीन। तो टेट्राफेनिल हाइड्रोजीन जो होता है ब्लू कलर का रिंग इसकी बनती है। और ये टेस्ट भी नाइट्रेट आयन ही देते हैं, ये टेस्ट भी नाइट्रेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. आ रही बात समझ में? Yes. देखो अच्छा ये क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। इसमें बताओ भाई, आप ही लोग बताओ। चलो, फेरस आयन है, नाइट्रेट आयन, उसमें नाइट्रेट आयन कंटेनिंग कोई सॉल्ट और ऐड किया उसमें, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्स इज नियरेस्ट इंटीजर। है ना, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है आंसर। तो बस वही है कि ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव डेटा पे बेस्ड है। वैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आप समझ ही गए होंगे, यही बन रहा है। और इसका अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटली इतना मीजर होता है 3.9। ये याद ही रखना ही है हम लोग को। और वो कह रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताना है नियरेस्ट इंटीजर में। तो 3.9 के रिस्पेक्ट में अगर नियरेस्ट इंटीजर देखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका 4 बैठ जाएगा इसमें। देखो भाई ये वाला बताओ, चलो इसमें क्या होना चाहिए। Which statements is oblique are correct about brown ring test? है ना, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पढ़ लीजिए सभी लोग इसको एक बार। ए, बी और डी है ना? तो ठीक है, करेक्ट आंसर है ए, बी, डी। सी नहीं है इसका आंसर, ठीक है। ए, बी, डी आएगा आंसर इसका, है ना। देखो ए तो बिल्कुल सही कह ही रहा है ना, कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये दिस टेस्ट इज गिवन बाय नाइट्राइट आयन एंड नाइट्रेट एनायंस। तो ये टेस्ट नाइट्राइट आयन भी दे देते हैं और नाइट्रेट आयन कंटेनिंग सॉल्ट भी दे देते हैं, दोनों ही दे देते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। दूसरा बी कह रहा है ब्राउन रिंग टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। बिल्कुल सही है। इस टेस्ट में नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों बेटा क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में, है ना। तो ये बात भी सही है, NO बनती है पहले, ठीक है, और फिर वो NO कॉम्प्लेक्स बना देती है। और इसमें तीसरे में कह रहा है ब्राउन रिंग इज फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस। देखो ये फॉर्मूला मिलता, उसने कंफ्यूज किया है, FeS2 होल 5NO, इतना तो सेम है, लेकिन वो होल ट्वाइस देखो लिख दिया उसने, तो ये नहीं होता है ना। और SO4 एक ही होता है, 3 थोड़ी ना होते हैं। तो यहाँ पे वो उसने फॉर्मूला गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। और चार्ज ऑन NO इन द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज +1। तो NO पे जो चार्ज है वो +1 है, ठीक है। तो ये वाला सही है। NO का चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ही है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है NO पे, तो ये वाला भी सही है, ठीक है। तो आंसर आपका ABD हो जाएगा। एक चलो ये वाला भी कर ही लो। है ना, ये वाला करिए अटेम्प्ट एक बार। क्या आ रहा है, NO3 माइनस। सब बी वाला। बी वाला है, ठीक है, करेक्ट।
बी आंसर होगा इसका। ठीक है, तो पहली लाइन से क्लियर हो जाना चाहिए कि कह रहा है कि अननोन सॉल्ट एस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट इवॉल्व ब्राउन वेपर्स बट विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ब्राउन वेपर्स ऑब्टेन। इसका मतलब ये है कि वो नाइट्राइट आयन नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्राइट आयन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ऐड करते हैं तो उसमें पहले HNO2 बनता है, वो डिकम्पोज होके NO बना देता है, तो उसमें NO फिर ऑक्सीडाइज होके NO2 बना देता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एनोड नाइट्राइट आयन होता तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करने पे ही NO2 की वेपर बन जाती है, लेकिन वो कह रहा है नहीं बन रहा है, इसका मतलब नाइट्राइट नहीं है। ठीक है, फिर इसमें आगे कह रहा है द वेपर्स व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, उनकी वेपर्स को जब सिल्वर नाइट्रेट के कांटेक्ट में ला रहे हैं तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक ये भी डाउट है कि ब्रोमाइड आयन भी हो सकता है, क्योंकि ब्रोमाइड आयन भी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से ऐड करके ब्रोमीन बनाता है। ब्रोमीन की कलर क्या होता है, ब्रोमीन वेपर का रेडिश ब्राउन ही होता है ना। लेकिन अगर टेस्ट क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो नाइट्रेट आयन ही होगा, क्योंकि नाइट्रेट आयन सिल्वर ब्रोमाइड टेस्ट निगेटिव देकर दे देगा, है ना। तो इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट बताया आपने। अब इसके बाद आपका आता है बोरेट आयन। ठीक है, बोरेट आयन का एक ही टेस्ट होता है, बहुत वैसे पॉपुलर आयन नहीं है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन दिया भी जाएगा तो वो सीधे सीधे इसी पे बेस्ड होता है। देखिए, अगर बोरेट आयन का फॉर्मूला होता है BO3 3-। ठीक है, बोरेट आयन कंटेनिंग कोई सॉल्ट है, उसमें आप अगर ऐड कर दें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। अगर आप कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे, मतलब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, कोई हीट वीट नहीं देंगे, तो बोलते हैं कि कोई नो ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाई देता है, या एक तरह से नो रिएक्शन वाला ही केस होता है। ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं होती, कहने मतलब, है ना। लेकिन अगर आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें और थोड़ा सा हीट भी करना पड़ेगा, है ना, तो सॉल्यूशन जैसे ही थोड़ा सा हीट करेंगे, हॉट सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, और वो जो व्हाइट फ्यूम्स बनती हैं वो बोरिक एसिड की व्हाइट फ्यूम्स होती हैं। ठीक है, तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन में बोले कि कोई सॉल्ट है और उसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, बट कोल्ड कंडीशन पे कोई फ्यूम्स नहीं निकल रही है, बट हॉट कंडीशन में व्हाइट फ्यूम्स बन रही हैं, तो एक तरह से वो हिंट दे रहा होगा बोरेट आयन की तरफ। ठीक है, क्योंकि बोरेट आयन को छोड़ दिया जाए तो ग्रुप बी के जितने भी एनायन है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोल्ड कंडीशन पे ही कोई ना कोई गैस वैस देना शुरू कर देते हैं, है ना, उनमें उनको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बोरेट आयन कंटेनिंग सॉल्ट में थोड़ा सा हीट की भी रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके वो व्हाइट फ्यूम्स बनने स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर व्हाइट कलर क्योंकि काफी अपने आप में डाउटफुल होता है, क्योंकि व्हाइट वेपर्स ऑलरेडी कई सारे कंपाउंड की होती हैं, अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स भी व्हाइट ही होती हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो बोरिक एसिड ही होगा। तो उसको कैसे कंफर्म करेंगे, तो बोरिक एसिड की वाइफ फ्यूम को कंफर्म करने के लिए ग्रीन फ्लेम टेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्या होता है ग्रीन फ्लेम टेस्ट, इसमें जो व्हाइट फ्यूम्स हैं बोरिक एसिड की, है ना, इन व्हाइट फ्यूम्स को हम लोग एथेनॉल के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एथेनॉल या फिर मेथेनॉल भी लिया जा सकता है ना, वैसे लैब में ज्यादातर एथेनॉल ही यूज होता है। ठीक है, और ऐसा करने पे क्या होता है कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। बोरिक एसिड आपका एसिड है, तो इसके एसिडिक हाइड्रोजन और अल्कोहल का OH ये रिएक्ट करके वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे ईथर एथिल बोरेट बनने शुरू हो जाते हैं।
एथिल बोरेट बनते हैं और एथिल बोरेट की वेपर्स बनती है, लेकिन इनकी वेपर का भी कोई कलर नहीं होता है, इनकी वेपर भी कलरलेस ही होती हैं। तो अभी भी ये कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि देखो बोरिक एसिड की वेपर भी वाइट थी, ठीक है, और इनकी वेपर का भी कलर क्या है, वाइट है। अब इन वेपर को हम लोग कैसे कंफर्म करते हैं, इनको हम लोग इन वेपर को पास करा देते हैं बुनसन फ्लेम पे, और बुनसन फ्लेम पे पास कराने पे अगर बुनसन फ्लेम का कलर कैसा हो जाए, जैसे ग्रीन दिखाया गया ना, इस तरह से ग्रीन हो जाए, है ना, तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो जो वेपर्स हैं वो किसकी थी, एथिल बोरेट की थी, क्योंकि एथिल बोरेट की जो वेपर्स होती हैं वो बुनसन फ्लेम का कलर ग्रीन कर देती हैं। मतलब पूरा पूरा फ्लेम का जो कलर है ना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम फ्लेम जो होती है, वैसे फ्लेम में एक बड़ी फ्लेम होती है, एक छोटी फ्लेम होती है, तो जो बाहर वाली फ्लेम है उसका कलर आपका चेंज होता है, वो दिखाई देगा। अंदर वाली कलर का कलर वैसे भी क्लियरली नहीं पता चल पाता है, तो बाहर वाली जो फ्लेम होती है उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, है ना, ऐसे ग्रीन कलर की फ्लेम बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इसका बस अच्छा। यही टेस्ट ही होता है ना, इसमें और कोई टेस्ट ही नहीं होता है। तो बोरेट आयन बहुत मतलब कि स्पेसिफिक टाइप का एनायन है, अगर उसका टेस्ट दिया भी जाएगा तो यही वाला ग्रीन फ्लेम टेस्ट ही आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा। इसके बाद अगला है आपका एनायन ऑक्सलेट आयन। टेस्ट ऑफ ऑक्सलेट आयन भी इम्पोर्टेंट ही है। ऑक्सलेट आयन को कैसे टेस्ट करते हैं, तो ऑक्सलेट आयन कंटेनिंग जो सॉल्ट होता है, पहले तो हम लोग उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता तो है नहीं कि उसमें कौन सा है, ग्रुप ए का है कि ग्रुप बी का है, और ऑक्सलेट आयन ग्रुप बी में आता है, तो जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा, अगर कोई रिएक्शन नहीं होगी तो हम लोग बोल देंगे ग्रुप एनायन ऑफ ग्रुप ए इज एब्सेंट, है ना। इससे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एनायन ऑफ ग्रुप ए इज एब्सेंट, मतलब उसमें ग्रुप ए का कोई भी एनायन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके सैंपल में उसका फ्रेश सैंपल लेंगे, उसमें हम लोग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। फिर अब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते ही इसमें दो गैसें बनती हैं। ठीक है, दो गैसें कौन सी बनती है, एक बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आप लोग बेसिक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। ऑक्जेलिक एसिड का जब डिहाइड्रेशन करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, है ना, यही तो होता है, COOH COOH। ठीक है, अब जैसे ही ऑक्सलेट आयन में जैसे ही एसिड मिलाओगे तो ऑक्जेलिक एसिड ही बनाएगा। अब लेकिन अगर कंसंट्रेट होगा तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, तो वो वाटर निकाल लेगा, वाटर निकालते ही CO अलग हो जाएगी, CO2 अलग हो जाएगी, तो दो गैस से, है ना, CO अलग हो जाएगी, CO2 अलग, दो गैसों का मिक्सचर मिलता है। अब समस्या एक यहाँ पे ये है कि यार CO का अपना कोई कलर तो होता नहीं है, CO तो कलरलेस होती है और CO2 भी कलरलेस होती है। अब दोनों गैसें अगर मिले एक साथ निकलेंगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई गैस भी निकल रही है। ठीक है, हाँ ये है कि अगर सॉल्यूशन से पास करेंगे थोड़े बबल्स बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जितने भी टेस्ट हम लोग करा रहे हैं तो वेट टेस्ट करा रहे हैं, तो ये पता लगेगा हाँ कोई गैस निकली है कलरलेस टाइप की, लेकिन कौन सी है ये नहीं पता है। तो इनमें हम लोग जब भी कलरलेस गैस की बात होती है तो कलरलेस गैसों में यही सब गैसें होती हैं, जैसे CO है, CO2 है, ठीक है, O2 है। तो इसमें CO को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर उस गैस में CO एक गैस है, तो अगर उसी गैस को जब वो निकल रही हो उसको हम लोग क्या करें, बर्न विद, अच्छा, तो उसको वहां पे एक माचिस की तीली जला दे, मतलब समझ में आ रहा है, जैसे जिस टेस्ट ट्यूब में ये टेस्ट करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, वहीं पे जिससे गैस निकल रही है
अब हमें कलर तो उसका दिख नहीं रहा है, हमें कलरलेस गैस है। वहीं पे एक माचिस की तीली लाके जला दें, बंद कर दें, तो जैसे ही आप माचिस की तीली लाओगे तो उसके कांटेक्ट में कौन सी गैस आएगी? CO। और CO जब भी मतलब कि फायर के कांटेक्ट में आती है तो उसका फ्लेम कैसा हो जाता है? फायर का फ्लेम आपका ब्लू फ्लेम हो जाएगा, ब्लू है ना? फ्लेम। तो ऐसे ये टेस्ट कर लेते हैं। या तो ये देखो, ये मैं आपको सीधा जो ज्यादातर लैब में जो करते हैं हम लोग उसकी बात बता रहे हैं कि माचिस की तीली जला दो। अगर माचिस नहीं है वहां पे तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बुनसन फ्लेम में पास करा दो। बुनसन फ्लेम में CO गैस जब जैसे ही बुनसन फ्लेम के कांटेक्ट में आएगी, फ्लेम के कांटेक्ट में, तो फ्लेम का कलर ब्लू हो जाएगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो बुनसन फ्लेम का कलर क्या कर देगी? ब्लू कर देगी। तो ये आपको एक टेस्ट करा सकते हैं, इससे पता चल जाएगा। और CO2 गैस कैसे पता चलेगी? तो CO2 का तो हम लोग टेस्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। CO2 गैस को अगर हम लोग लाइम वाटर में पास करा दें तो लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, है ना? ठीक है। तो अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, मतलब CO का भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए और CO2 का भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो समझ जाएंगे कि 100% वो जो सॉल्ट है वो ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्ट है, मतलब उसमें एनायन क्या है? ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, क्लियर हो रही बात ये? ठीक है, Yes, sir. तो बस ये ऑक्जेलेट आयन पूछ लिया जाता है कई बार, बस उसमें यही फंडा है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो लास्ट में दो आयन बचते हैं, एक सल्फेट आयन, एक फॉस्फेट आयन। ये हम लोग डिस्कस किया था कि ये दो आयन ऐसे होते हैं, ये ना तो ग्रुप A के मेंबर माने जाते हैं, ना तो ये ग्रुप B के मेंबर होते हैं। तो इनके लिए इनको हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं, इनके लिए प्रेसिपिटेशन ग्रुप की बात करते हैं, है ना? मतलब इसको कोई ग्रुप C नहीं बोलते हैं कि इसका कोई नया ग्रुप बना दिया ग्रुप C, लेकिन इसको बोलते हैं ये प्रेसिपिटेशन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इनके अगर आपके सॉल्ट में सल्फेट आयन या फॉस्फेट आयन में कोई भी है और उसमें आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, चाहे डाइल्यूट मिलाएं चाहे कंसंट्रेट मिलाएं, तो होता क्या है कि कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। नो रिएक्शन, कोई पीपीटी बीटी बनता ही नहीं, कोई गैस भी नहीं रिलीज होती है। इसलिए ना तो इनको ग्रुप A में रखा जा सकता है, ना तो इनको ग्रुप B में रखा जाता है, इनको सेपरेट कर दिया जाता है। और इनके जो टेस्ट होते हैं वो प्रेसिपिटेट को आइडेंटिफाई करके हम लोग इनका कंफर्म टेस्ट, इनके टेस्ट को, इनकी प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं। इसीलिए इस इनके ग्रुप को प्रेसिपिटेशन ग्रुप बोला जाता है। ठीक है। देखो कैसे क्या करते हैं भाई इनको कंफर्म। तो जैसे मान लो सल्फेट आयन है किस आपके सॉल्ट में, तो उसमें बेरियम क्लोराइड टेस्ट बहुत फेमस है, ये हम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कि सल्फेट आयन कंटेनिंग सॉल्ट में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर दो। तो बेरियम क्लोराइड का जब एक्वस सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो इसका बेरियम आयन उसके सल्फेट आयन ये मिलके क्या बना देंगे? BSO4। और बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेटा इसमें। ठीक है। अच्छा, फिर वही बात है कि व्हाइट पीपीटी तो बहुत सारे कंपाउंड के होते हैं, ये हम पहचानेंगे कैसे कि वो बेरियम का ही व्हाइट पीपीटी है, बेरियम सल्फेट का ही व्हाइट पीपीटी है? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? सॉल्युबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। अगर वो व्हाइट पीपीटी जो ये बन रहा है, बेरियम सल्फेट का ये जो व्हाइट पीपीटी बन रहा है, अगर इसको हम लोग डिजोल्व करें कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में, तो वो डिजोल्व नहीं होता है। लिख लीजिए, इनसॉल्युबल, नहीं डिजोल्व होगा। लेकिन जब उसको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व करते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है। तो ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं, है ना? बेरियम सल्फेट का जो व्हाइट पीपीटी होता है ये कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में इनसॉल्युबल होता है, बट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा और दो टेस्ट और होते हैं। जैसे एक टेस्ट तो ये पढ़ ही लिया हम लोगों ने, ये सबसे पॉपुलर टेस्ट है, ये सबसे पॉपुलर टेस्ट है, सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। लेकिन दो टेस्ट और होते हैं इसके अलावा, कि अगर सल्फेट आयन है किसी सॉल्ट में, हमें पहचानना है
तो उसमें मर्क्यूरिक आयन का सॉल्ट मिला दिए, मर्क्यूरिक आयन का एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट इसमें ऐड कर दिए, और ऐड करते ही आपको येलो प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाएगा। येलो पीपीटी इसका बनता है एक मर्क्यूरिक सल्फेट डॉट 2HgO, मतलब मर्क्यूरी का सल्फेट और मर्क्यूरी का ऑक्साइड का डॉट प्रोडक्ट टाइप का बनता है, इसका येलो प्रेसिपिटेट बनने लगता है ना। बोलो भाई। और लेड आयन के साथ भी करा सकते हो, लेड आयन कंटेनिंग सॉल्ट को अगर ऐड कर दिया तो उसमें लेड सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता है। अब फिर वही बात है कि जैसे ऊपर ऊपर भी देखो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बन रहा था, तो उसको हम लोग ने सॉल्बिलिटी टेस्ट से पहचाना था। ऐसे ही लेड सल्फेट का जो व्हाइट पीपीटी होता है, इसको भी सॉल्बिलिटी टेस्ट से कंफर्म करते हैं। इसका व्हाइट पीपीटी कंसंट्रेट HNO3 में पहले डिजोल्व करेंगे, तो बोलते हैं ये नहीं सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। जैसे इसका भी इनसॉल्युबल था, है ना, बेरियम सल्फेट का। फिर इसके व्हाइट पीपीटी को कंसंट्रेट अमोनिया के सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं, तो भी ये नो रिएक्शन का केस होता है, मतलब नहीं सॉल्युबल होता है। लेकिन जब इसके व्हाइट पीपीटी को अमोनियम एसीटेट या टार्ट्रेट के सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं, अमोनियम एसीटेट या अमोनियम टार्ट्रेट में, तो ये सॉल्युबल हो जाता है फाइनली, है ना। तो अगर लेड सल्फेट का व्हाइट पीपीटी है, तो ना तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व होगा, ना कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व होगा, ना अमोनिया के सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा, वो अमोनियम एसीटेट या टार्ट्रेट के सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये इसकी अपनी सबसे डिफरेंट आइडेंटिटी मानी जाती है। लेड सल्फेट का जो व्हाइट पीपीटी होता है, ये केवल अमोनियम एसीटेट या अमोनियम टाइट्रेट में ही सॉल्युबल होता है। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर हो रही बातें? Yes, sir. और बस अब ये लास्ट आयन है तुम्हारा, टेस्ट ऑफ फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन का टेस्ट कैसे करते हैं? तो फॉस्फेट आयन का टेस्ट जो है, ये अमोनियम मॉलिब्लेट टेस्ट के नाम से फेमस है। फॉस्फेट आयन का जो टेस्ट होता है, इसको अमोनियम मॉलिब्लेट टेस्ट भी बोलते हैं। क्या होता है अमोनियम मॉलिब्लेट टेस्ट? तो इसमें देखो, जो फॉस्फेट आयन कंटेनिंग सॉल्ट है, उसमें अमोनियम मॉलिब्लेट का सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कई बार आपको वो फॉर्मूला देगा, नाम नहीं बोलेगा। अमोनियम मॉलिब्लेट, मॉलिब्लेट आयन ये होते हैं MOO4 2-, इसको मॉलिब्लेट आयन बोलते हैं। तो ये अमोनियम मॉलिब्लेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये ऐड करते हैं, साथ में उसमें कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड भी ऐड करना होता है। ठीक है, और ऐसा करने पे एक आपको येलो कलर का पीपीटी बनता है। ये येलो कलर का जो पीपीटी है, इसका कलर कैनरी येलो बोला जाता है। कैनरी एक चिड़िया का नाम होता है। कैनरी किसका नाम होता है? चिड़िया, बर्ड का नाम होता है, पता है आपको? यस यस सर। है ना, कैनरी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी यूट्यूब में मिलेगा ही नहीं मिलेगा, देखता हूँ, सर्च करता हूँ। कैनरी येलो, कैनरी येलो कलर की एक बर्ड होती है वैसे तो। हाँ, ये देखो बर्ड दिख रही है। सर्दी डाल रही है आपके अनमोल पलों में रुकावट? कोल्ड ड्रिंक ली क्या? ये मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। नया कोल्ड ड्रिंक ऑल इन वन। ये देखो बर्ड दिख रही है, कैनरी बर्ड है ये। इसका जो ये कलर आप देख रहे हो, ये पूरे येलो कलर की होती है। ये येलो कलर थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का येलो कलर होता है ना। तो बस वही मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा था, कैनरी येलो क्या होता है। तो काफी ब्राइट येलो होता है, ये काफी चमकीला येलो होता है। तो ऐसा ब्राइट कलर का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैनरी येलो, है ना। ये है आपका कैनरी येलो। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला याद थोड़ा मतलब पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, अमोनियम कैनरी येलो जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये बनता है अमोनियम फॉस्फेट डॉट MOO3। ठीक है,
तो ये पता होना चाहिए। बाकी इसके और भी टेस्ट होते हैं। इसके अदर टेस्ट में देखो कि फॉस्फेट आयन के सॉल्ट में अगर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करें तो उसमें भी येलो पीपीटी मिलता है ना। उसमें भी कलर कौन सा मिल रहा है, येलो पीपीटी मिल रहा है। मतलब इसके ज्यादातर टेस्ट में आप देखोगे तो पीपीटी येलो की ही मिलता है ना। अमोनियम मॉलिब्डेट में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो भी कैनरी येलो है। सिल्वर का जो फॉस्फेट होता है, सिल्वर फॉस्फेट भी येलो होता है। सिल्वर का फॉस्फेट का कलर भी क्या है, येलो ही है। ठीक है। और अगर इसमें फेरस आयन कंटेनिंग सॉल्ट का रिएक्शन करा दिए, जैसे फेरस क्लोराइड ले लीजिए, तो भी वो येलो कलर का ही पीपीटी बनाएगा। आयरन फॉस्फेट बनाएगा, आयरन फॉस्फेट भी येलो ही होता है। आयरन फॉस्फेट भी क्या होता है, येलो। ठीक है। मतलब फॉस्फेट आयन को येलो आयन भी वो मतलब इसको आप लोग ऐसे याद कर लेना कि फॉस्फेट आयन येलो टाइप का आयन है। मतलब उसके सारे टेस्ट येलो येलो पीपीटी दे रहे हैं देखो। हाँ, बेरियम के साथ बस वो व्हाइट दे रहा है। फॉस्फेट आयन में बेरियम आयन कंटेनिंग सॉल्ट जब मिला रहे तो येलो नहीं दे रहा है, तो वो व्हाइट दे रहा है। बेरियम फॉस्फेट व्हाइट है ना। बाकी देखो उसके सारे येलो ही बन रहे हैं, है ना। बोलो भाई, बात यस समझ में आ रही। तो ये आयन अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि इसके ज्यादातर टेस्ट में, कंफर्मेटरी टेस्ट में येलो पीपीटी बन रहा है एक्सेप्ट बेरियम आयन। ठीक है। तो ये आपका फॉस्फेट आयन का टेस्ट होता है। तो आपके ये सारे टेस्ट हो गए। इतने ही एनायन है हम लोग के सिलेबस में। फ्लोराइड आयन नहीं है। आपको लग रहा होगा सर फ्लोराइड आयन आपने छोड़ दिया, तो फ्लोराइड आयन सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराया। ना आपसे पूछा जाएगा इसका टेस्ट। फ्लोराइड बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं लैब में, इसलिए फ्लोराइड आयन के सॉल्ट रखे भी नहीं जाते। ठीक है। तो ये आपको होमवर्क तो पूरी सीटी लगा लेनी भैया। रेजोनेंस की क्वालिटेटिव एनालिसिस की जो सीट है ना, उसमें देख लीजिएगा कि दो पार्ट में शायद ब्रेक कर दी गई है सीट। रेजोनेंस में पहले तो एक ही चैप्टर था ये, अब इसमें दो सीट कर दिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस पार्ट 1 करके जो सीट होगी वो वाली आप लोग लगा लीजिए, है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 में एनायन के टेस्ट हैं, और इसके बाद भी पार्ट 2 भी आएगा एक चैप्टर, उसमें कैटायन के टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें हम लोग एसिडिक रेडिकल के टेस्ट पढ़ते हैं, है ना। चलो अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप अगर चाहो तो क्या डालो एक बार। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। जैसे देखो ये वाला बताओ, एक्स कोई कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, वाई बन रहा है। वाई के लिए कह रहा है कलरलेस गैस है विद इरिटेटिंग स्मेल। ठीक है। और फिर वो वाई कंपाउंड जो है वो रिएक्ट कर रहा है K2Cr2 7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इससे ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन रहा है ना। यहाँ हम लोग को बताना है एक्स और वाई क्या होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन समझ लो एडवांस के पेपर में आया है 2003 में, और क्वेश्चन वैसे सिंपल ही है। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है अभी, लेकिन आंसर थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, मतलब वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो लग रहा है आप लोग। जो वो कहना चाह रहा है उसको समझने का कोशिश कीजिए। ए होगा ना, है ना। ए किसने बताया।
हाँ, ए इसमें आंसर है। अब ए क्यों है वो समझ लिया जाए, क्यों ए इसमें आंसर सही है। है ना, देखो इसमें ए आंसर इसलिए होना चाहिए, देखो इसने कह रहा है एक्स सल्फ्यूरिक एसिड से एड कर रहा है, वाई बन रहा है। हाँ, थोड़ा सा उसने कंफ्यूज किया है, सल्फ्यूरिक एसिड उसने बताया नहीं कि डायलूट है कि कंसंट्रेट। अगर वो थोड़ा सा डायलूट लिख देता तो हिंट मिल जाती हम लोग को, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो 3 एनायन जो है ये ग्रुप ए के बिलोंग कर रहे हैं। सल्फाइड आयन, हाँ, क्लोराइड बी को बिलोंग कर रहा है, सल्फाइड ए ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, कार्बोनेट भी ए को बिलोंग कर रहा है ना। तो अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो समझ में आ रहा है कि सल्फाइड होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सल्फाइड कंटेनिंग अगर सॉल्ट होगा, ऐसे केस में ऑप्शन चेकिंग बेस्ट होता है। जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में चेक कर लो। अगर सल्फाइड है और मान लेते हैं कि डाइल्यूट है, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है, तो दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गैस क्या बनेगी, SO2। ठीक है, SO2 का कोई कलर नहीं होता है, सही बात है, लेकिन इरिटेटिंग स्मेल होती है। इरिटेटिंग स्मेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, SO2 की कैसी स्मेल होती है। हाँ, SO2 की जो स्मेल होती है वो है ना, बर्निंग सल्फर टाइप की स्मेल होती है। अब वही बात है कि अगर सल्फाइड आयन होता तो सल्फाइड आयन प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें बनती है H2S गैस, और H2S की स्मेल स्पेसिफिक होती है, कई बार आपको डिस्कस भी किया था, रोटेन एक टाइप की स्मेल होती है। तो अगर H2S होता तो रोटेन एक बोलता। और कार्बोनेट आयन तो ऑप्शन हटा ही दीजिए, क्यों, क्योंकि कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्शन होगी तो CO2 गैस बनेगी। CO2 का ना तो कलर होता है ना ऑर्डर होता है, तो ये दो हट गए। अच्छा, क्लोराइड आयन क्यों नहीं हो सकता है, तो क्लोराइड आयन अगर है और अगर मान लेते हैं कि कंसंट्रेट है, क्योंकि सल्फ्यूरिक, हाँ, तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसमें HCl की वेपर्स बनती हैं। HCl की वेपर्स, HCl की वेपर का कोई कलर तो नहीं होता है, कलरलेस, ऑर्डर पंजेंट टाइप का होता है। अब उसने इरिटेटिंग बोला है, तो इरिटेटिंग और पंजेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एग्जैक्टली तो इस बेसिस पे हम लोग हटा नहीं सकते कि क्लोराइड आयन नहीं हो सकता है। मतलब पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग तो अभी लग रहा है कि दोनों हो सकते हैं। अब दूसरा वाला देखना पड़ेगा। दूसरे में कह रहा है कि Y प्लस K2Cr2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन रहा है। अब अगर ये आपका SO2 ही है, एक सेकंड मान लेते हैं कि SO2 ही है और उसमें K2Cr2 मिला रहे, तो SO2 और K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सामने वालों को ऑक्सीडाइज करने के लिए रेडी रहता है हमेशा, और सल्फर आसानी से ऑक्सीडाइज हो भी जाएगा क्योंकि सल्फर 4 में बैठा हुआ है, वो 6 में जाना चाहेगा, तो SO2 बना देगा सल्फेट आयन, और क्रोमियम खुद रिड्यूस होकर क्रोमिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और बनेगा क्रोमिक सल्फेट। और क्रोमिक सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है ना, क्रोमिक सल्फेट का ही तो ग्रीन होता है कलर। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि हाँ यार क्रोमिक सल्फेट बन रहा है, ये ग्रीन होना चाहिए। लेकिन सेकंड केस में अगर देखें तो यहाँ पर आपका क्लोराइड आयन अगर रिएक्ट करेगा K2Cr2 एसिड सोर्स है, तो ये क्रोमिल क्लोराइड रिएक्शन देगा, उसमें आपका CrO2Cl2 बनेगा, CrO2Cl2, और इसका कलर क्या होता है, रेड ऑरेंज या रेडिश ऑरेंज या इस तरह से डीप रेड होता है, ग्रीन तो नहीं होता है, और वो वेपर्स होती हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 100% वो क्रोमियम सल्फेट ही है ना। तो फाइनल आंसर ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा Yes, सा sir. आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। एक चलो ये वाला कर लो, लास्ट वाला क्वेश्चन कर लो। Fourth option. तो सेकंड वाले में फोर्थ ऑप्शन। सेकंड वाले में फोर्थ वाला है। यस सर। समझाओ क्या कैसे बताया, मतलब कैसे पहचाना।
सर पहली लाइन में ही लिखा है मतलब व्हाइट सॉल्ट है और न्यूट्रल है, उसके बाद फिर अगर उसको हम सिल्वर नाइट्रेट से मतलब उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना है जो कि मतलब AgCl का होगा और वो डिसॉल्व भी नहीं होता, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाए। हाँ, वो डिसॉल्व भी नहीं हुआ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में। यस सर। अच्छा, इससे कुछ नहीं पकड़ में आया कि न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, हाँ सर, वही एक बता वाइट रहे हैं सर, सोडियम। पहले ही बोल दिया उसमें न्यूट्रल है तो, और व्हाइट भी है। मतलब उसका सोडियम सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो पहली लाइन से काफी कुछ क्लियर हो रहा है, क्योंकि अगर कार्बोनेट का सोडियम सॉल्ट लेंगे, सोडियम कार्बोनेट, तो ये तो बेसिक हो जाएगा, तो ये हटा दो। सोडियम सल्फेट अगर होगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। H2S में ये अगर इसका सोडियम सॉल्ट लेंगे तो ये बेसिक हो जाएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है। और ये सोडियम सॉल्ट लेंगे NaCl, तो भी ये न्यूट्रल। तो पहली लाइन से दो तो हट गए कि सल्फाइड नहीं हो सकता, कार्बोनेट नहीं हो सकता, है ना। यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है। फिर कह यस रहा है उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट का जब ऐड कर रहे हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करने पे कौन सा कलर आ रहा है, व्हाइट पीपीटी, है ना। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि वो AgCl का होगा, व्हाइट पीपीटी। यस ठीक है ना। तो ये है, क्लियर होगी बात। आंसर आप यस 4 लगा दिए। ये वाला में क्या होगा, द ग्रीन कलर सर, 3 प्रोड्यूस इन द ऑप्शन। बोरेक्स बीट टेस्ट इन क्रोमिक सल्फेट, क्रोमिक 3 सॉल्ट। 2 और 3। 2 भी बनेगा और 3 भी बनेगा, है। ये अच्छा एडवांस में आया तो अच्छा, मोर देन हो सकता है, ये देखना पड़ेगा भाई इसमें क्या क्या बन रहा है। बोरेक्स बीट टेस्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। बोरेक्स बीट टेस्ट, ऐसा 2 क्यों होगा, मैं ये नहीं समझ में आ रहा है, 2 क्यों बता रहे हो भाई। सर 2 नहीं होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब उसके बाद जब उसमें मतलब ऐड करेंगे तब हाँ, वो बनेगा, तो वो 3 वाला होगा। 3 वाला होगा, है ना। तो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7, और बोरेक्स को हम लोग हीट करते हैं स्ट्रांगली, तो उसमें बनता है B2O3 प्लस सोडियम मेटाबोरेट। और इसमें जो मेटाबोरेट आयन होते हैं वो बनाते हैं, मतलब उसमें जो ग्लासी बीड बनती है कलर्ड वाली, वो मेटाबोरेट आयन बनते हैं। अब क्रोमिक आयन के साथ अगर देखो, ऐसे समझो, क्रोमिक आयन अगर मेटाबोरेट आयन के साथ जुड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या हो, मेटाबोरेट आयन होता है BO2-, तो ये बनाएगा आपका CrBO2 होल थ्राइस, है ना, ये बनेगा। तो क्रोमिक मेटाबोरेट, ग्रीन कलर का जो मेटाबोरेट बनेगा वो ये बनेगा, क्रोमिक मेटाबोरेट, है ना। उसमें बोरेक्स बी टेस्ट में जो कलर आता है ना, वो मेटाबोरेट आयन मेटल के साथ जो कंबाइन होके बनाता है बीड, वो मेटाबोरेट आयन बीड बनाते हैं। तो ठीक है, तीसरा सही हो गया आपका, सिंगल चॉइस ही है क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग सीट लगाइएगा, सीट में आपके सारे मतलब कि इसमें क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन में ही आपकी थ्योरी भी रिवाइज होगी, है ना। जहां भूलना वहां पे देखते रहना टेस्ट वेस्ट की, कौन सा टेस्ट कौन सा है। तो क्वेश्चन इसमें सभी लगा लीजिए, आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। यस सर। चलो फिर यस इतना सर। करके फिर अगली क्लास में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके बेटा, हो गया।